ईरान के तेहरान से चीन के ग्वांगजू जा रहे विमान में बम की सूचना अफवाह निकली। महान एयर की फ्लाइट संख्या W581 में बम होने की खबर भारत को दी गई थी। इसके बाद विमान के पायलट ने भारतीय ATC से संपर्क साधा था। भारत की ओर से उसे जोधपुर और चंडीगढ़ में लैंडिंग की इजाजत दी गई थी, लेकिन विमान का पायलट दिल्ली में ही लैंडिंग करना चाहता था। 45 मिनट तक भारतीय हवाई क्षेत्र में मंडराते रहे ईरानी विमान में बम की खबर पाकर इंडियन एयरफोर्स के 2 सुखोई विमानों ने फौरन उड़ान भरी थी। देश के प्रतिबंधित संगठन PFI से उसके राजनीतिक विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि SDPI की ओर से अभी तक जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उसके मुताबिक PFI और SDPI के बीच कोई लिंक नहीं दिखता। केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही PFI को गैर कानूनी संगठन घोषित किया था। इसके बाद सवाल उठे थे कि SDPI की मान्यता रद्द होगी या नहीं। चुनाव आयोग ने देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। सभी 7 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान और 6 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। इसमें बिहार की 2 और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा की एक सीट शामिल है। देश भर में शक्ति की उपासना का पर्व मनाया जा रहा है। दुर्गाष्टमी के मौके पर देश भर के दुर्गा पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। दुर्गाष्टमी की शाम में संधि पूजा के वक्त देवी भक्तों ने दीप जलाकर और पूजा अर्चना करके सुख शांति की कामना की। आज सबसे पहले हम आपके साथ एक बहुत खास बात करना चाहते हैं, आपसे एक अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आज से हम आपके लिए, इस देश के लिए एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। आज से हम भारत और भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है मेरा स्वाभिमान। संविधान ने देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया है। मौलिक अधिकारों में तो ये सबसे पहले आता है कि ये जो समानता है ये देश के हर व्यक्ति को दी जाएगी। हर नागरिक का ये अधिकार है समानता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 14 आपको बताता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। इसके अनुसार हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है। किसी भी नागरिक को विशेष दर्जा हासिल नहीं है। सबको कानून का एक समान संरक्षण मिलेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाओं ने हमारे देश का, आप सबका ध्यान खींचा है, जहां व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार तार तार हो गया। कहीं लिफ्ट में फंसे किसी शख्स ने कुछ मिनट देर से लिफ्ट खुलने पर सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई कर दी, तो कहीं हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर देर से दरवाजा खोलने के नाम पर कुछ कहासुनी होने पर सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मार दिया। कहीं सत्ता के नशे में चूर नेता सरेआम महिलाओं से बदतमीजी करने लगते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कहीं पर डिलीवरी बॉय ने थोड़ा देर से खाना पहुंचाया तो उसका अपमान शुरू हो जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं। किसी टैक्सी ड्राइवर से जरा सी गलती हो गई तो उसका वहीं के वहीं अपमान हो जाता है और ये सिलसिला उनके जीवन में सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। आज हमारे देश में 2 वर्ग बन चुके हैं, एक वर्ग अमीरों का, दूसरा गरीबों का। अमीर वर्ग के एक बहुत बड़े तबके को लगता है कि जिस तरह उसने पैसे से बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बंगला खरीद लिया, वैसे ही पैसे से वो कानून को भी खरीद सकता है, दूसरे का सम्मान और उसका स्वाभिमान खरीद सकता है। दुर्भाग्य से ऐसा मानने वाले लोग पढ़े लिखे, पैसे वाले और सभ्य समाज से आते हैं। शहरों में एलीट क्लास के रूप में एक तबका ऐसा बन गया है जिन्हें लगता है कि उनके पास एक विशेष अधिकार है और इस वर्ग को देश के 80 करोड़ गरीब, कमजोर लोग, नौकर से ज्यादा कुछ नहीं दिखते। उन्हें लगता है कि इन गरीब, कमजोर, परिश्रमी और ईमानदार लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिर झुकाकर उनका आदेश मानना चाहिए। आज हमारी कोशिश है कि अब ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सोच बदलनी चाहिए और आज इसीलिए हम ये मुहिम आपके सामने लेकर आए। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, कोई हमारा स्वाभिमान हमसे नहीं छीन सकता जब तक हम अपनी मर्जी से ना दें। तो आज से देश के हर गरीब, पीड़ित, शोषित लेकिन परिश्रमी और ईमानदार के स्वाभिमान की लड़ाई
हम अपनी इस मुहिम के माध्यम से आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं, इसलिए पैसे वाला गरीब नहीं बल्कि दिल से दौलतमंद बनिए, दिलदार बनिए, बड़े दिल वाला बनिए। आपके स्वाभिमान से जुड़ी एक कहानी हर रोज हम इस शो में आपको दिखाएंगे। ये कहानी उन 80 करोड़ लोगों को तो देखनी ही चाहिए जिनके हक की लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी के जो 40-50 करोड़ लोग हैं जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, सभ्य समाज के लोग समझते हैं, पैसे वाला समझते हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे पैसे वाले लोग बड़े लोग भी हों, लेकिन ये लोग समझते ये हैं कि अगर पैसा है तो ये बड़े भी हो गए। इसलिए इन सारे लोगों को भी हमारी ये मुहिम देखनी चाहिए जो दूसरे का स्वाभिमान कभी जानकर कभी अनजाने में कुचलते चले जा रहे हैं। मेरा स्वाभिमान सिर्फ एक मुहिम नहीं, एक सोच है जिसे हम और आप मिलकर साकार करेंगे। मेरा स्वाभिमान में सबसे पहले आज हम आपको दिल्ली के पास गुरुग्राम से आई एक रिपोर्ट दिखाते हैं, और ये कहानी है गुरुग्राम के एक सिक्योरिटी गार्ड की जिसका नाम है अशोक कुमार। आपने ये भी देखा होगा, हमारे पास जब सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर आता है, डिलीवरी बॉय आता है, हम कभी उसका नाम जानने की कोशिश नहीं करते। हमारे लिए हम उसे कोई ना कोई उपनाम अपनी मर्जी से दे देते हैं। हम जानते भी नहीं कि उनका नाम क्या है, लेकिन उन सब के नाम है, उन सब की एक पहचान है, उनकी एक पृष्ठभूमि है जिसे आज पूरे देश को समझना होगा। तो आज सबसे पहले सुनिए अशोक कुमार की कहानी। गुरुग्राम की द नॉर्थ क्लोथ सोसाइटी का ये वायरल वीडियो आपने जरूर देखा होगा। कारोबारी वरुण नाथ सोसाइटी की लिफ्ट में कुछ मिनट के लिए फंस गए थे। उन्होंने गार्ड अशोक को सूचित किया और जैसे ही अशोक ने उन्हें बाहर निकाला, तमतमाए वरुण नाथ ने अशोक को थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए, गालियां देनी शुरू कर दी। मामला अब शांत हो चुका है, लेकिन अशोक के मन की पीड़ा बरकरार है। थप्पड़ उनके स्वाभिमान पर प्रहार थे। 7 साल पहले बच्चों की अच्छी परवरिश का सपना लिए बिहार से गुरुग्राम आए अशोक ने हमेशा पूरी ईमानदारी से काम किया। उनका कहना है कि पैसे के रौब में कई बार लोग गार्ड को गुलाम समझ लेते हैं और छोटी छोटी बात पर तिरस्कार, अपमान और गालियां सुननी पड़ती हैं। महसूस तो यही होता है कि सर मैं एक ईमानदार अपना ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था और मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार दाग लग गया तो मेरी इज्जत को ठेस पहुंचा है। हम सब लोग सहन करते रहते हैं और लेकिन फिर भी जब मारपीट की नौबत आएगी सर तो फिर अपना स्वाभिमान वाली बात आ गई तो फिर सब कुछ न कुछ तो फिर सब अपना भी सोचना पड़ता है। गार्ड के साथ में कुछ गाड़ी के लेकर के, पार्किंग के लेकर के लिफ्ट फंस गया, छोटी छोटी चीज़ें के लिए। अब गार्ड करे तो गलती खुद करते हैं, गार्ड को गाली देते हैं। गाली देते हैं के बाद तो ठीक है, बट उसके बाद भी लपड़ थप्पड़ मार पीट, उनकी सहायता भी करता है, उसके बाद भी मारते हैं। उनको धन्यवाद देना चाहिए तो लपड़ थप्पड़ करते हैं। ज्यादातर सोसाइटी में गार्ड्स 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं और उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। बावजूद इसके वो मन लगाकर काम करते हैं। अशोक कुमार जैसे हजारों लाखों गार्ड्स प्रशंसा और सम्मान के हकदार हैं। कभी गलती और कभी बिना गलती के उनके तिरस्कार का हक किसी को नहीं है। उनके स्वाभिमान को कुचलने का अधिकार किसी को नहीं है। आप और हम अगर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके काम के लिए उन्हें धन्यवाद कहिए। नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। क्या खुशी है भाई तुझ में चमकी, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान। कोई क्या जाने कि अंदर जान है, तभी तो चेहरे पे मुस्कान है। लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स पार्कर, गरम भी पतला भी। हमारे देश में अशोक कुमार जैसे लाखों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन हमारे कथित सभ्य समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग, रसूखदार लोग उनका स्वाभिमान कुचलने का काम हर रोज हर मिनट कर रहे हैं। सच यह है कि हमारे देश में अब एक नई वर्ण व्यवस्था बन गई है।
आपको याद होगा हमारे देश में तो पुराने जमाने से वर्ण व्यवस्था रही है, जाति व्यवस्था रही है, जिसे हम आज भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जातियों की व्यवस्था को तो हम अब धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन एक नई व्यवस्था हमारे देश में बन गई है, हमारे समाज में। और अब जो नई वर्ण व्यवस्था है वो है अमीर और गरीब की। अब हमारा देश, हमारा समाज इन दो गुटों में बट गया है, एक है अमीर और दूसरे हैं गरीब। अमीर वर्ण के कई लोग चाहते हैं कि उन्हें साहब कहकर पुकारा जाए, उनके नाम के साथ सम्मान में जी लगाया जाए, उन्हें सर कहा जाए, लेकिन इस सम्मान के बदले में वो बाकी लोगों को गालियां, अपमान और अपशब्द देने से हिचकते नहीं। लेकिन अब समय आ गया है कि इस सोच को बदला जाए। ये जो मुहिम है जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान, ऐसे ही सोच को बदलने के लिए है। और इस अभियान को शुरू भले ही हम आज कर रहे हैं, लेकिन इस अभियान को जो गति देनी है वो आपको देनी है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, एक मेन स्ट्रीम मीडिया होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हम आपको आज रात के 9 बजे के शो में सबसे पहली खबर इस अभियान के बारे में बता रहे हैं। अपना एयर टाइम, अपनी शक्ति, अपनी ताकत सब कुछ इसमें लगा रहे हैं ताकि हमारे देश के 80 करोड़ ऐसे जो लोग हैं, जो परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं, जिनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें उनका स्वाभिमान वापस मिले। लेकिन यह मुहिम तब तक सफल नहीं होगी जब तक हमारे देश के लोग हमारे साथ इस अभियान में शामिल नहीं होंगे। इसलिए अगर आप भी मानते हैं कि ईमानदारी से काम करने वाले हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है, तो आज आप इसी समय से इस अभियान के साथ जुड़िए, इसका हिस्सा बनिए। और यह सबसे आवश्यक है कि आप अपनी सोच को आज से, अभी से बदलने की कोशिश करें। इस अभियान से आप सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं और ये आज हमारी आपसे अपील है कि आपको जुड़ना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपके साथ या आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो आप उसके बारे में एक वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। आप अपनी कहानी इस वीडियो में हमें सुना सकते हैं और अब से आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई होगी। हम वो वीडियो अपने इस शो में और चैनल पर दिखाएंगे, पूरे देश तक उस वीडियो को लेकर जाएंगे। और आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आज नोट कर लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये नंबर है 8657900895। हम अपने इस कार्यक्रम में ये नंबर लगातार आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे ताकि आपको ये नंबर याद हो जाए। और हमेशा याद रखिए, शुरुआत हम कर सकते हैं, लेकिन इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी होगी, इस देश के लोगों की होगी। इसलिए हमारे वो तमाम भाई जो टैक्सी चलाते हैं, जो डिलीवरी बॉयज का काम करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो और मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, हर रोज डेली वेजर्स हैं, पूरे परिश्रम से सुबह काम पर आते हैं, रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर रोज अपमान का घूंट पीकर अपने घर जाते हैं। ये मुहिम उन लोगों के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि यह व्यवस्था बदले, तो आपको आज से ही इसके बारे में विचार करना चाहिए। और वो तमाम लोग जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, आज उन्हें भी ये सोचना होगा कि उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी गरीब व्यक्ति का कहीं भी अपमान कर सके। ये सारे लोग वो हैं, अगर इन 80 करोड़ लोगों ने एक दिन के लिए भी काम करना बंद कर दिया, तो इस देश की जो पूरी इकोनॉमी है वो रुक जाएगी। इस देश के जितने पैसे वाले लोग हैं उनका जीवन रुक जाएगा। आपको याद होगा जब कोरोना का टाइम आया था, उस समय जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब हमारे देश के सारे पैसे वाले लोग अपने अपने घरों में थे, बाहर नहीं निकलना चाहते थे, डरते थे कि कहीं कोविड का इन्फेक्शन उन्हें ना हो जाए, ऐसे समय में हमारे देश के यही परिश्रमी जो श्रमिक थे, ये बाहर निकले और इन्होंने किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी और इन्होंने पूरे देश के लोगों की सेवा की है। इसलिए अब हमारा ये फर्ज है कि इनके स्वाभिमान की रक्षा की जाए। ये अभियान अब ऐसे ही चलता रहेगा। हर रोज हम आपको इस अभियान के जरिए किसी एक ऐसे ही परिश्रमी व्यक्ति की कहानी दिखाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको अपनी उस सीरीज का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे जिस पर हमें आप सबका जबरदस्त समर्थन मिला है और मुझे तो लगता है कि आपने व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको याद होगा 30 सितंबर यानी शुक्रवार को
हमने गुजरात और मध्य प्रदेश के गरबा पंडालों से आपको एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जो कई लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को पसंद आई थी, क्योंकि ये उनके दिल की बात थी। हमने उस दिन आपको बताया था कि कैसे मुस्लिम लड़के इन गरबा पंडालों में अपना नाम बदलकर हिस्सा ले रहे हैं, जिसे लेकर विवाद हो रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले ट्विटर पर इस विश्लेषण के वीडियो को सिर्फ 72 घंटों में 23 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। और शायद यह अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, और यह सब हुआ है आपके समर्थन की वजह से। लेकिन मकसद यह नहीं है कि इस कारण हम सिर्फ व्यूअरशिप लेना चाहते हैं। मकसद यह है कि हम समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं। आज हम अपनी इस सीरीज का दूसरा भाग आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि इस पूरे मुद्दे ने कैसे एक सांप्रदायिक रंग ले लिया, और इसी को हमें रोकना है कि यह मुद्दा सांप्रदायिक रंग ना ले। और क्या यह मामला असल में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ का है? बड़ा सवाल यह है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं। पिछले 2 दिनों में 3 और ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें कुछ मुस्लिम लड़कों ने फिर से गरबा के कार्यक्रमों में अपना नाम बदलकर बिना इनवाइट किए जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। और इसके बाद जब बजरंग दल के लोगों ने इन लड़कों को पकड़ा तो इनके साथ मारपीट की गई और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई हैं, जहां ये आरोप है कि कुछ मुस्लिम लड़के एक गरबा पंडाल में हिंदू लड़कियों की तस्वीरें ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। लेकिन इसके बाद जब इनका आई कार्ड चेक किया गया तो पता चला कि इन सभी लड़कों ने हिंदू नाम रखकर अपना असली नाम छुपाकर इस पंडाल में झूठ बोलकर और धोखे से प्रवेश किया था। उज्जैन की तरह भोपाल के भी एक और गरबा पंडाल में ऐसे ही हंगामा हुआ, और हिंदू संगठनों का आरोप है कि वहां पहले कुछ मुस्लिम लड़के इकट्ठा हो गए, और जब इन लोगों को पंडाल में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और बड़ी बात यह है कि ये सारे लड़के इस दौरान ये कह रहे थे कि आखिर उन्हें गरबा पंडालों में शामिल होने से कोई कैसे रोक सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने पुलिस से बात की और गरबा कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली समितियों से भी हम जाकर मिले, क्योंकि हम सच्चाई जानना चाहते थे कि सच्चाई क्या है। और इस दौरान हमें 2 बड़ी बातें पता चली। पहली बात, ये जो आजकल गरबा कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सार्वजनिक या सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं है जिसमें सभी लोग शामिल हो सकें या ये सभी लोगों का संवैधानिक अधिकार हो उनमें शामिल होना। असल में ये निजी कार्यक्रम होते हैं जिनका आयोजन एक विशेष धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है, एक किसी संस्था द्वारा किया जाता है, किसी संगठन द्वारा किया जाता है, और इसीलिए इसमें किसे बुलाना है और किसे नहीं बुलाना है इसका पूरा अधिकार गरबा पंडालों के आयोजकों के पास होता है, उन संगठनों के पास होता है, उन संस्थाओं के पास होता है जो इसका आयोजन कर रहे हैं। एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने घर पर कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो इसमें वही लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप इनवाइट करते हैं, जिन्हें आप बुलाते हैं उस धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए। और कोई व्यक्ति आपसे यह शिकायत नहीं कर सकता कि इस कार्यक्रम में शामिल होना उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर कोई सरकारी कार्यक्रम होता है, कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति देश की जनता के लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन करता है या सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और किसी और मौके पर मान लीजिए आपके शहर में या और आपके इलाके में कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसको सरकार आयोजित कर रही है, तो फिर यह कार्यक्रम सभी लोगों के लिए खुला होना चाहिए और इसमें किसी को भी शामिल होने से कोई रोक नहीं सकता। तब यह इस देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि वो वहां जा सकता है। एक लाइन में कहें तो गरबा कार्यक्रमों का आयोजन एक निजी कार्यक्रम की तरह है और इसमें शामिल होना इन मुस्लिम लड़कों का संवैधानिक अधिकार नहीं है।
और ये लड़के तभी इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं, जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जब इन्हें इन कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली समितियों से इजाजत मिले और वो इन्हें बाकायदा आमंत्रित करें कि आप आइए, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, जैसा कि कुछ वर्ष पहले तक होता भी रहा है हमारे देश में। दूसरी बात वो ये है कि भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों के तहत कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहता है तो इसे उसका पूरा अधिकार है और कोई भी व्यक्ति इसमें दखल नहीं डाल सकता, खलल नहीं डाल सकता। और गरबा भी एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान ही होता है जिसमें नवरात्रि के दौरान पूजा से पहले हिंदू देवियों को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। इसलिए जो मुस्लिम लड़के इन कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं उन्हें ये बात समझनी होगी और ये बात बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु भी आज साफ साफ कह रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलवियों का कहना है कि इन मुस्लिम लड़कों को इन कार्यक्रमों में जाने की जिद करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म में नाच गाना भी वर्जित है और मूर्ति पूजा को भी गलत माना गया है। अब बड़ा सवाल पूरे देश के लोगों के मन में यह भी जरूर होगा कि जब ये मुस्लिम लड़के इन गरबा पंडालों में आना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, तो इन कार्यक्रमों के आयोजक इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं इन मुस्लिम लड़कों को भी वहां जाने की इजाजत मिलनी चाहिए? वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी यहीं रहते हैं, तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है? इसकी वजह पूरे देश के लोगों को जाननी चाहिए और इसके पीछे की वजह जानने के लिए ही हमारी टीम ने इसके बाद पुलिस से बात की और पुलिस का यह कहना है कि उसे ऐसी शिकायतें मिली हैं कि ये मुस्लिम लड़के इन कार्यक्रमों में आकर बाकी लड़कियों के वीडियोस बनाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनके फोन नंबर्स लेने की कोशिश करते हैं, यानी इन लड़कों पर छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, ईव टीजिंग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि अब तक किसी भी राज्य में किसी भी लड़की द्वारा छेड़छाड़ की कोई भी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है, यह भी सच्चाई है। लेकिन पुलिस ने आयोजकों के कहने पर लगभग सभी पंडालों के बाहर महिला पुलिसकर्मियों को अब तैनात कर दिया है। हमारे जोन 7 एरिया में नवरात्रि के दरमियान कोई भी रोमियोगिरी या लड़कियों के साथ कोई छेड़ती या ऐसे कोई भी अन्य इंसिडेंट्स नहीं बने, इसके लिए हमने एक अलग से एक महिला पीएसआई और महिला पुलिस कांस्टेबल की एक टीम की रचना की है, जो पूरे एरिया में नवरात्रि के दरमियान पेट्रोलिंग करके पार्टी प्लॉट के अंदर भी जाके कोई छेड़ती या ऐसे कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स नहीं बने, उसके लिए हमने पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं। आई कार्ड जो है, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है, कोई आपराधिक व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई आपराधिक घटना घटित कर सकता है जिसकी सूचना पुलिस के पास में है, तो ऐसे जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको पुलिस आई कार्ड चेक करती है। वो उसी तरह है जैसे अन्य स्थानों पर भी जब पुलिस की चेकिंग चलती है तो किसी की भी पहचान स्थापित करने के लिए कि कोई असामाजिक तत्व या आपराधिक तत्व जो है शामिल ना हो, ऐसे स्थान पर जहाँ सार्वजनिक काफ़ी मात्रा में लोग हों, विशेषकर जहाँ पे महिलाएं हों। ये बात हमने आपसे पहले भी कही थी और आज फिर से कहना चाहते हैं कि जो त्योहार हैं हमारे देश में वो तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करते हैं। हमारे देश में त्योहारों को साथ मिलकर मनाने की एक शानदार परंपरा रही है, चाहे किसी भी धर्म के त्योहार हों। लेकिन इस मामले में सवाल इन मुस्लिम लड़कों की मंशा को लेकर है, धर्म को लेकर नहीं है। हालांकि यहां हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं और वो ये कि यह मामला कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है और बजरंग दल को इन मुस्लिम लड़कों की पिटाई करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा कि बजरंग दल के जो लोग हैं वो इन लड़कों को पकड़ रहे हैं, इनकी पिटाई कर रहे हैं। ये काम किसी भी संगठन का नहीं है, ये काम है पुलिस का, ये काम है कानून व्यवस्था का। इसलिए अगर किसी को लगता भी है कि किसी पंडाल में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर कुछ असामाजिक तत्व पंडाल में प्रवेश कर गए हैं, तो इसकी रिपोर्ट पुलिस के पास होनी चाहिए और जो भी एक्शन लेना है वो पुलिस को लेना चाहिए। बाकी किसी भी कार्यकर्ता का ये अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी संगठन का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, कि वो कानून को अपने हाथ में ले। ये हम जरूर कहना चाहते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में जब इस खबर को लेकर सांप्रदायिक तनाव लगातार दिख रहा है, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं,
तब ऐसे में हम आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लेकर जाना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल लेकर जाना चाहते हैं, जहां इस समय नवरात्रि में दुर्गा पूजा हो रही है और वहां भी चारों तरफ ऐसा ही त्योहारों का माहौल है। कोलकाता में एक जगह है जिसे अलीमुद्दीन स्ट्रीट कहते हैं और इस इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक दुर्गा पंडाल स्थापित किया गया है जहां हर रोज पूजा की जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दुर्गा पूजा का आयोजन यहां रहने वाले मुस्लिम युवाओं की पहल पर हुआ है, क्योंकि पहले इस इलाके में बहुत सारे हिंदू परिवार रहा करते थे, लेकिन 16 वर्ष पहले अलग अलग कारणों से ये सारे हिंदू परिवार इस जगह से अपना घर छोड़कर या बेचकर दूसरे स्थानों पर चले गए और आज की तारीख में यहां पर एक ही हिंदू परिवार बचा है और यह परिवार भी 16 वर्षों तक इस इलाके में दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं कर पाया। लेकिन पिछले साल कुछ मुस्लिम युवाओं की पहल पर यहां दुर्गा पंडाल लगना शुरू हुआ और इस साल भी इस इलाके में दुर्गा पूजा की जा रही है, जो कि एक बहुत ही शुभ संकेत है। कोलकाता के अलावा वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर दुर्गापुर के गांव में भी मुस्लिम समुदाय के लोग नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं और इन लोगों ने भी अपने इलाके में एक दुर्गा पंडाल लगाया है। आज इन दोनों जगहों से आप हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और ये भी जानिए कि ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक ही जैसा माहौल हो, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में हिंदू और मुसलमान आपस में इसी तरह से भिड़ रहे हैं। ऐसी जगहें भी हैं जहां पर दोनों समुदाय, दोनों लोग मिलकर एक दूसरे के त्योहार मना रहे हैं और इन खबरों से भी हमारे देश के बाकी लोगों को सीखना चाहिए। मतलब ये तो हैप्पीनेस है ये, एंड दिस इज लाइक बाय एवरीवन थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड से ब्लेसिंग्स आ रहा है, वर्ल्ड वाइड से सब खुश है कि यही तो ब्रदरहुड है। यही बंगाल में यही तो बताते हैं कि जो धर्म जो है वो हम लोग का है, क्योंकि हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है श्री ममता बनर्जी, वो भी एक तो कोट बोले थे, धर्म जार जार उत्सव सबार। धर्म जो है वो हम लोग का है, लेकिन जो त्योहार है वो सबका होता है। आई थिंक ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है इसका। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि हर जगह एक जैसा माहौल नहीं है, लेकिन एक और बात समझने की क्या है, वो ये कि जहां पर कोई समस्या नहीं है वहां वाकई कोई समस्या नहीं है। जहां पर इन दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे को खुले मन से उनके धर्म, उनके त्योहारों को मनाने की इजाजत देते हैं और बीच में जरूरत से ज्यादा नहीं पड़ते हैं, यानी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वहां पर कोई समस्या नहीं है, जैसा कि आपने अभी कुछ जगहों पर देख लिया। लेकिन जहां पर शिकायतें आती हैं, जहां पर कानून अपने हाथ में ले लिया जाता है, जहां पर एक खास समुदाय के लोग दूसरी जगह पर जाकर कोई परेशानी खड़े करते हैं किसी के लिए, वो एक बड़ी बात होती है। हमने आज कुछ मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से भी बात की और उनसे भी हमने ये पूछने की कोशिश की कि वो क्या वो पंडालों में जाती हैं, क्या वो गरबा के पंडालों में जाती हैं, और आज उनमें से ज्यादातर महिलाओं ने, लड़कियों ने ये कहा कि वो नहीं जाती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर लड़कियां नहीं जा रही, मुस्लिम समुदाय की महिलाएं नहीं जा रही, तो फिर ये लड़के क्यों जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे देश में धर्म से जुड़ा कोई भी मुद्दा कितना बड़ा रूप ले सकता है, ये खबर उसका एक उदाहरण है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है, और अगर आपने इस खबर को लेकर वैसा ही उत्साह और गंभीरता नहीं दिखाई जैसा कि आपने धर्म से जुड़ी खबरों को लेकर दिखाई है, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अब हम आपको आज की सबसे चिंताजनक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। कल्पना कीजिए, आज अगर हमारे देश में गंगा नदी विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। इस नदी पर निर्भर भारत के 40 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उत्तराखंड में जिस हिमालय क्षेत्र से गंगा नदी बहती है, वहां ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और इससे जो तबाही होगी उसका अनुमान भी लगाना मुश्किल हो सकता है। ये बातें आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नई रिपोर्ट में गंगा नदी के अस्तित्व को लेकर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस गंगोत्री ग्लेशियर को गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, वो पिछले 87 वर्षों से 1700 मीटर तक पिघल चुका है। वर्ष 1935 से 1996 के बीच ये ग्लेशियर हर साल औसतन 20 मीटर और फिर 1996 के बाद से ये लगातार हर साल औसतन 38 मीटर तक पिघल रहा है। और अगर इसके पिघलने की रफ्तार यही रही तो उत्तराखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों के भी करोड़ों लोगों के जीवन पर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर
सियाचिन ग्लेशियर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 30.2 किलोमीटर लंबा और 0.5 से 2.5 किलोमीटर तक चौड़ा है। हालांकि भारत सरकार के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में यह ग्लेशियर 0.23 वर्ग किलोमीटर तक सिकुड़ चुका है और पीछे भी खिसक चुका है। इन तस्वीरों में आप जो हरे रंग की रेखा देख रहे हैं, पहले यह ग्लेशियर वहां तक हुआ करता था, लेकिन अब यह सिकुड़कर लाल रंग की रेखा तक पहुंच चुका है। यहां इस तस्वीर में आप देख पाएंगे, यानी अपने मूल स्थान से यह ग्लेशियर काफी पीछे की तरफ खिसक चुका है। आपने गोमुख का नाम जरूर सुना होगा। यह गंगोत्री ग्लेशियर पर मौजूद वही स्थान है जहां से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, वहीं से गंगा नदी बहनी शुरू होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब गोमुख का आकार भी पूरी तरह बदल चुका है। इस स्थान को गोमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार गाय के मुख जैसा है, लेकिन अब गोमुख का रूप काफी बदल गया है और असल में इसका आकार अब गाय के मुख जैसा रहा ही नहीं, सिर्फ नाम ही बचा है। आज यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर ये ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल क्यों रहा है। तो इसका पहला बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन, जिसके बारे में आजकल आपको लगातार सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं अंग्रेजी में। लगातार बढ़ता तापमान और कम बर्फबारी की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और जलवायु परिवर्तन का सीधा असर हिमालय के इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स पर अब पड़ रहा है। दूसरा कारण, यह मुद्दा पर्यटन और पर्यावरण के बीच छिड़े एक युद्ध का भी है। पिछले कुछ वर्षों में गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास पर्यटन बहुत बढ़ गया है, जिससे गंगोत्री से लेकर गोमुख के 18 किलोमीटर के रास्ते में कई नई दुकानें बन गई हैं और इस क्षेत्र में पर्यटकों और पर्वतारोहियों की संख्या अब हर साल बढ़ रही है। 2009 से पहले हर साल औसतन 8,000 लोग ही गोमुख की यात्रा कर पाते थे, लेकिन आज 20,000 से ज्यादा लोग हिमालय के क्षेत्र तक जाते हैं और इस पर्यटन से ही पर्यावरण को खतरा पहुंच रहा है। और पर्यटन का मतलब है कमर्शियलाइजेशन, यानी व्यापार और पैसा कमाने की होड़। इन इलाकों में अब व्यापार पहुंच रहा है, ये इलाके कमर्शियल हो रहे हैं, अब यहां दुकानें बन रही हैं, होटल बन रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तीसरा बड़ा कारण है ब्लैक कार्बन। जलवायु में लगातार हो रहे परिवर्तन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लैक कार्बन को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल जब बायोफ्यूल और फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला या तेल जैसे प्राकृतिक ईंधन पूरी तरह जलते नहीं है, तब हमारे वायुमंडल में ब्लैक कार्बन पैदा होता है जो सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है और इससे ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। बड़ी बात यह है कि आज धर्म के बिना तो इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना इंसान का जीवन संभव नहीं है। लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है? आप कौन सी रिपोर्ट ज्यादा देखेंगे? धर्म वाली खबर ज्यादा देखेंगे या पानी वाली ज्यादा देखेंगे? आज की स्थिति तो यही है कि लोग धर्म वाली खबर ज्यादा देखते हैं और पानी वाली खबर को आप रिमोट कंट्रोल से बदल कर कहीं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो पानी है, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद हमारे देश में जितने बड़े विरोध प्रदर्शन धर्म को लेकर किए जाते हैं, जितनी ब्रेकिंग न्यूज धर्म को लेकर बनती हैं, उतनी चर्चा कभी पानी जैसे मुद्दों को लेकर नहीं होती, क्लाइमेट जैसे मुद्दों को लेकर, मौसम जैसे मुद्दों को लेकर नहीं होती, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि कड़वा सच ये है कि ये ग्लेशियर्स अगर नहीं रहे तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हम आज एक नई कोशिश शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आज आप गंगोत्री ग्लेशियर से ये हमारा ब्रेकिंग विश्लेषण जरूर देखिए, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज तो आप बहुत देखते हैं, लेकिन अब ब्रेकिंग विश्लेषण देखिए। अब जहाँ से भागीरथी रिवर का पहले ओरिजिन था वो चेंज होकर के वो दूसरे तरफ शिफ्ट हो गई, पूरी तरह से उसका चेंज हो गया है एंगल। पर ईयर गंगोत्री ग्लेशियर का जो बेस ग्लेशियर है वो करीब 12 से 13 मीटर पीछे को जा रहा है। जो मैंने देखा है कि ग्लेशियर्स की कंडीशन डे बाय डे उनकी हेल्थ में जो है कहीं कमी आती जा रही है, ये तो बात सत्य है।
पूरे रोडों में आज जो है ना वन कट रहे हैं, आज जो 2.5-3 लाख पेड़ अभी कट रहे हैं, तो इनका फर्क जो है ना ग्लेशियरों में भी तो पड़ेगा इनका। महत्वपूर्ण बात इस समय ग्लेशियर के रिट्रीट में नजर आती है, गंगोत्री के केस अगर बात करें, वो वॉल्यूम का चेंज है, उसका जो आयतन है, जो उसका मास बैलेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कितना उसका वो लॉस हो रहा है, वो उसका असली निर्धारण जो है वो मास बैलेंस से होता है। तो मास बैलेंस का अध्ययन उसमें, क्योंकि गंगोत्री बहुत बड़ा ग्लेशियर है, कंपाउंड ग्लेशियर है, तो इतना आसान भी नहीं है करना। रेगुलरली मॉनिटरिंग चल रही है और उसमें क्या होता है कि अपना अपना कई बार लोगों के अपने मॉडल्स हैं, अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो जो दिखता है, परसेप्शन जिसको बोलते हैं कि हाँ ग्लेशियर में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। कितनी आ रही है वो फर्क हो सकता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। बहुत ज्यादा हमारे जो है ना गाड़ियां जाएगी, हमारे पेड़ कटेंगे, हम जो है ना वनों में जाने की कोशिश कर, ऊपर तक जाने की कोशिश करेंगे, तो उस दिन हमारा जो है ग्लेशियर नाम की कोई चीज नहीं होगी। और एक गंगा जी जिसको जो है ना जीवनदायिनी मानते, जिसको मृत्यु का में एक साधारण मान रहे हैं, ये समाप्त हो जाएगी और पानी पुणे हमको जो है कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ग्लेशियर का स्नॉट बराबर टूट रहा है, मेल्ट हो रहा है, और उसका एक कारण ये भी है कि साइड के पहाड़ों से पत्थर खिसक के आ रहे हैं ग्लेशियर, जिसकी वजह से वो टूटने में उसकी और ज़्यादा बढ़त कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े ग्लेशियर, चतुर्गी और रक्तबंध जो है वो भी पीछे जा रहे हैं, और उनकी मेल्टिंग की जो पानी है, मेल्ट वाटर है, वो गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम पे इंटर करता है, और जिस साइड से वो इंटर होता है उस साइड से उस पानी की वजह से भी ग्लेशियर के रिट्रीट पर फर्क पड़ा है, और खासतौर पे जो उसका स्नाउट है वो काफ़ी तेज़ी से डिसइंटीग्रेट हुआ है, टूटा है इस बीच में। और ये एक धारणा है कि इस पानी के होने से भी रिट्रीट पे असर पड़ रहा है, और गंगोत्री ग्लेशियर लीनियर रिट्रीट भले ही ना पड़ा हो, लेकिन मास लॉस उसका निश्चित तौर पर बढ़ा है हाल फिलहाल के दिनों में। मुझे नहीं लगता है कि अभी हाल फिलहाल में कोई इतनी जल्द आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ग्लेशियर इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो जैसे हम लगेगा कि भाई मौसम में ये सब चीजें आ रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, 10-20 साल तक हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हो सकता है वो फेवरेबल भी हो जाए। संरक्षण इसलिए जरूरी है कि भाई आने वाले वक्त में जो है हमारा जो है ना पानी के बूंद बूंद के लिए हम तड़फेंगे, जिसके लिए सबसे पहले जो है ना हिमालय वासी रोएंगे, हिमालय वासी तरसेंगे, जो आज जो है मीठा पानी पी रहे हैं, जिनके लिए पानी की कमी नहीं है, लेकिन रात दिन अब पानी की कमी होते जा रही है, और ये सारा कारण ग्लेशियरों को खत्म करने का है। ज्यादा धूप रहेगी तो स्वाभाविक है वो गलेगा, कम धूप होगी तो स्वाभाविक है कि उसका मेल्ट रेट कम होगा। इसी तरह से जमीन की जो चट्टान है, जिसके ऊपर वो कौन सी सतह है जिस सतह पे वो ग्लेशियर मूव कर रहा है, उसका कलर कंपोजिशन क्या है, समझ गए ना, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड। क्योंकि जब कई बार क्या होता है कि जो चट्टाने होती हैं, डार्क कलर की चट्टाने, तो उनके अंदर लेटेंट हीट होता है, वो अपनी गर्मी ऊर्जा, तो जब वो अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर पास ऑन करते हैं तो ग्लेशियर नीचे से भी मेल्ट होता है। अब हम आपके लिए भारतीय आसमान से आई 45 मिनट की भयंकर अशांति का एक विश्लेषण करेंगे। आज ईरान से चीन की तरफ जा रहे एक यात्री विमान में बम की खबर मिलने से करीब 45 मिनट तक लगातार हड़कंप मचा रहा। विमान जिस वक्त भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहा था, उसी समय विमान में बम होने की खबर आई। तेहरान से उड़ान भरने वाले महान एयरलाइंस के इस विमान में बम होने के बारे में लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जानकारी सबसे पहले दी, वो शेयर की उसने भारतीय अथॉरिटीज के साथ, और यह सूचना भी उस समय आई जब राजस्थान के जोधपुर में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH के वायुसेना में शामिल होने की प्रक्रिया चल रही थी, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस बॉम्ब की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब विमान के पायलट को यह सूचना दी कि आपके विमान में बॉम्ब हो सकता है, तो पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए दिल्ली में विमान उतारने की अनुमति मांगी। विमान में बॉम्ब होने की पुष्टि नहीं हुई थी, सिर्फ जानकारी मिली थी।
इसलिए विमान को जयपुर या चंडीगढ़ उतरने के लिए कहा गया। कहा कि दिल्ली में नहीं, जयपुर में उतरिए या चंडीगढ़ में लैंडिंग कर लीजिए, लेकिन पायलट नहीं माना और इस ईरान के पैसेंजर प्लेन की पायलट की जिद थी कि वो दिल्ली में ही अपने विमान को उतारेगा। बात न मानने पर तुरंत पंजाब के हलवारा और राजस्थान के जोधपुर एयरबेस से एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स की स्क्रैम्बलिंग शुरू कर दी और कुछ ही मिनट में इन दोनों एयरबेस से सुखोई 30 MKI विमानों ने उड़ान भरी। भारतीय हवाई क्षेत्र से ईरानी विमान को बाहर खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना की एयर स्क्रैम्बलिंग कारगर साबित हुई और इसके जरिए वायुसेना के विमानों ने इस ईरानी विमान को अपने घेरे में ले लिया। घेराबंदी और सुखोई की चेतावनी को देखते हुए ईरानी विमान भारतीय हवाई क्षेत्र छोड़कर चीन की तरफ रुख करने के लिए मजबूर हो गया और इस बीच एयर स्क्रैम्बलिंग का पता चलते ही ईरान की सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई। उन्होंने भारत से संपर्क किया और ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने भारत से कहा कि वो विमान में बॉम्ब होने की बात को नजरअंदाज कर दें, अनदेखा कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद ही भारतीय हवाई क्षेत्र से इस ईरानी विमान को जाने दिया गया। अब आपको ये बताते हैं कि एयर स्क्रैम्बलिंग क्या होती है। वायुसेना के शब्दकोश में स्क्रैम्बलिंग का मतलब आपातकालीन परिस्थिति में लड़ाकू विमानों की तैनाती और उसके उड़ान भरकर एक्शन में आने की क्षमता के बारे में कहा जाता है। सूचना मिलने के कितने वक्त में कोई सेना अपने विमानों को मोर्चे पर तैनात कर देती है, ये उसका स्क्रैम्बल टाइम होता है। स्वाभाविक है कि जिसका जितना कम स्क्रैम्बल टाइम होता है उस वायुसेना की क्षमता को उतना ही ज्यादा माना जाता है, यानी उसका जो रिएक्शन टाइम है वो कितना कम है। सेना की उड़ानों में एयर स्क्रैम्बलिंग का मतलब सैन्य विमानों को जल्दी से जुटाने का काम है। आमतौर पर शत्रु के विमान, यानी जिसे अंग्रेजी में हम हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट कहते हैं, उन्हें रोकने के लिए तत्काल खतरे का जवाब देना ही एयर स्क्रैम्बलिंग कहलाता है। और ऐसा तब होता है जब अचानक से दुश्मन हमला कर दे या तत्काल हमले का खतरा हो या फिर किसी तरह के जोखिम भरे हालात पैदा हो जाएं। तो इस स्थिति में भारतीय वायुसेना बहुत खास तरह की कार्रवाई करती है। एयर स्क्रैम्बलिंग में सबसे पहले संदिग्ध विमान का पीछा किया जाता है, उसे घेरा जाता है और परिस्थितियों के मुताबिक या तो उसे खदेड़ दिया जाता है अपने एयर स्पेस से बाहर या फिर उसे जमीन पर उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। इस दौरान दुश्मन के विमान से एक सुरक्षित दूरी कायम रखनी होती है ताकि उसके हमले का शिकार न हो जाए। अगर दुश्मन का विमान तमाम चेतावनियों के बावजूद न जमीन पर लैंड करता है और न ही हवाई क्षेत्र से बाहर निकलता है, तब उसे मार गिराने के बारे में फैसला लिया जाता है। सबसे पहले एयर स्क्रैम्बलिंग शब्द का इस्तेमाल ब्रिटेन की लड़ाई के दौरान किया गया था, जब रॉयल एयरफोर्स के पायलट और उनके जो फाइटर जेट्स जो उनके पायलट्स थे वो उड़ान भरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये विमान दुश्मन के वायुसेना का पता लगाने और उसकी निगरानी का काम किया करते थे। इसमें एयरफोर्स के विमानों को जल्दी से जल्दी उड़ान भरनी होती है, यानी केवल 4 से 5 मिनट में आकाश में उन्हें पहुंचना होता है। पायलट कुछ ही पलों में अपना जी सूट पहनते हैं। इसके बाद फोन की घंटी और सायरन बजते ही पायलट्स तैयार हो जाते हैं और एयरक्राफ्ट की तरफ तेजी से दौड़ते हैं। अगला कदम कॉकपिट जाकर इंजन स्टार्ट करना होता है और संकेत मिलते ही ये उड़ान भर लेते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2008 में सरकार ने एक एंटी हाईजैक कमेटी का गठन किया था, जिसमें वायुसेना के अधिकारियों से लेकर RAW और IB जैसी एजेंसियों के अधिकारी होते थे। इस कमेटी का एक विंग हमेशा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक्टिव रहता है और ऐसी कोई भी सूचना मिलते ही ये एक्शन प्लान बनाती है। आज भी एयर स्क्रैम्बलिंग का फैसला इसी कमेटी ने लिया था। भारतीय वायुसेना के विमानों ने भी ईरान के विमान को घेरते वक्त उससे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के तहत सुरक्षित दूरी बनाकर रखी। हालांकि ईरानी विमान ने सुखोई की चेतावनी के अनुसार भारतीय हवाई क्षेत्र को छोड़ दिया था। विमान बाद में चीन के एक और शहर में जाकर लैंड हुआ और ये जो बम की खबर थी ये अफवाह निकली। हम राहुल गांधी की एक वो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसमें वो बारिश में भीगते हुए अपना भाषण दे रहे हैं। इस वीडियो और फोटो की चर्चा सब जगह हो रही है। ये तस्वीरें कर्नाटक के मैसूर से आई हैं, जहां राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक सभा को संबोधित करना था। इस दौरान जब वो भाषण देने के लिए मंच पर आए तब अचानक बारिश शुरू हो गई और सबको यही लगा कि अब राहुल गांधी वापस लौट जाएंगे।
लेकिन वो नहीं गए और राहुल गांधी ने बारिश के दौरान बारिश में भीगते हुए ही ये अपना भाषण दिया और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे गर्मी पड़े, तूफान आ जाए, ठंड हो या ये मौसम उनकी कैसी भी परीक्षा ले, वो रुकेंगे नहीं। अब बहुत सारे लोग राहुल गांधी की इस तस्वीर की तुलना शरद पवार की एक पुरानी तस्वीर से कर रहे हैं, जब 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए इसी तरह एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बारिश में भीगते हुए ऐसे ही भाषण दिया था और ऐसा माना जाता है कि शरद पवार की इन तस्वीरों ने वोटर्स के मन में उनके प्रति बड़ी सहानुभूति पैदा कर दी। वोटर्स को लगा कि देखिए, इस बुढ़ापे में, इस उम्र में भी शरद पवार बारिश में खड़े होकर वोट मांग रहे हैं और उसके बाद वोटर्स ने उन्हें अपना वोट दे दिया और चुनावों में एनसीपी को बड़ा फायदा मिला। 2014 में शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र की 288 में से सिर्फ 41 सीटें जीती थी और 2019 में उनकी पार्टी को ऐसा कहा जा रहा था 30 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, लेकिन शरद पवार की इन तस्वीरों ने लोगों पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी सीटें 41 से बढ़कर 54 हो गई और अब कांग्रेस पार्टी को भी ऐसी उम्मीद है कि राहुल गांधी की ये तस्वीरें देखकर लोगों का मन पसीज जाएगा राहुल गांधी को इस स्थिति में देखकर, और कांग्रेस पार्टी को भी इससे बड़ा फायदा होगा। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने और कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसके लिए वोट जोड़ने का भी काम करेगी। और आज नई बात यह है कि राहुल गांधी की जो मां है सोनिया गांधी, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष, वो भी अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच गई है। आज का इतिहास, वर्ष 1977 में आज ही के दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 1977 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी को हराने वाले, माफ कीजिएगा, पुराने 71 में उम्मीदवार राजनारायण ने 1971 में ही इंदिरा गांधी के खिलाफ एक इलेक्शन पिटीशन दायर की थी, जिसमें इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार और सरकारी पैसे के दुरुपयोग के आरोप लगे थे और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 6 साल तक इंदिरा गांधी के किसी भी संवैधानिक पद पर रहने पर रोक लगा दी थी और इसी के बाद 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई और इसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। भारत की पहली 2 महिला ग्रेजुएट्स में से एक कादम्बिनी गांगुली का निधन आज ही के दिन वर्ष 1923 में हुआ था। कादम्बिनी गांगुली ने 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से आर्ट्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की थी। आगे चलकर 1886 में कादम्बिनी गांगुली पूरे साउथ एशिया वेस्टर्न मेडिसिन की पढ़ाई करने वाली पहली महिला फिजिशियन बन गई थी। 1990 में आज ही के दिन पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को जोड़कर फिर से एक कर दिया गया था और इस दिन को 1990 से जर्मन यूनिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दुनिया में पहला मौका था जब किसी विभाजित देश को जन आंदोलन के जरिए फिर से एक होने का मौका मिला। और आखिर में आपके लिए महात्मा बुद्ध का एक कथन, उन्होंने कहा था, मैं ये नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं ये देखता हूं कि क्या किया जा सकता है।